नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में। मैं हूं निखिल सिंह और पर्यावरण और प्रकृति इसको लेकर हम अक्सर चिंतित रहते हैं और ये विषय हमारे दिल के बेहद करीब भी रहते हैं। और अरावली को लेकर के आजकल बहुत सारी बात हो रही है। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद बहस तेज हो गई है कि इसकी परिभाषा क्या बदल दी गई है और सरकार अवैध खनन को, या ये कहा जाए कि खनन को प्रश्रय देने के लिए ये सारी कवायद कर रही है। असल में सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और इनसे समझेंगे, जानेंगे 1 to 1 कि दरअसल पूरा मुद्दा क्या है। सर, सबसे पहली बात तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसके बाद ये हुआ कि ये परिभाषा क्यों बदली गई, इसकी जरूरत क्यों आ गई? क्या परिभाषा बदली गई है सचमुच, या ऐसा है नहीं? इसके विषय में कुछ और बात है। सुप्रीम कोर्ट में एक लंबे समय से एमसी मेहता का केस चल रहा था। वो केस अरावली के प्रोटेक्शन को लेकर चल रहा था। अरावली देश के 4 राज्यों में स्थित सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में। चारों राज्यों में अरावली के क्षेत्र को लेकर अलग अलग तरीके से विषय को डील किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना था कि ये चारों राज्यों में एक समान एनफोर्समेंट की पॉलिसी के लिए समान रूप से इसकी एक ऐसी डेफिनेशन होनी चाहिए जो चारों राज्यों में एक साथ स्वीकार हो, क्योंकि अवैध खनन एक बड़ा मुद्दा है और सरकार पूरी तरीके से अवैध खनन को भी रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम अरावली, जो एक बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है जिसमें लगभग 58% भाग तो एग्रीकल्चर एरिया में आता है, लगभग 10% भाग जो है शहरी क्षेत्र में आता है, जिसमें बाकी का भाग फॉरेस्ट एरिया, रिजर्व, झील, प्राकृतिक संरक्षण की दृष्टि से आता है और बहुत थोड़ा सा हिस्सा माइनिंग की दृष्टि से आता है। तो इलीगल माइनिंग की थ्रेट में फ्यूचर में अगर आप कोई भी प्लान करते हैं तो इसकी चारों राज्यों में एक समरूप डेफिनेशन होनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली में इवन कोई माइनिंग अलाउ ही नहीं है। दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद, गुड़गांव में भी नहीं है, न जजमेंट से पहले, अब न जजमेंट के बाद भी अलाउ है। तो ये तो प्रश्न ही बेमानी है कि यहाँ कोई माइनिंग अलाउ हो जाएगी, यहाँ बिल्कुल अलाउ नहीं होगी। आगे उन्होंने कहा तो इसमें उन्होंने भारत सरकार के जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और जो मैप तैयार करते हैं सर्वे ऑफ इंडिया, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के सेक्रेटरी को बुलाकर एक हाई लेवल टेक्निकल कमेटी बनाई। टेक्निकल कमेटी को 2 बातों का निर्धारण करना था कि अरावली पर्वत किसे कहेंगे और पर्वत श्रृंखला किसे कहेंगे। तो जो दुनिया भर में जियोलॉजी में उन्होंने जो साइंटिस्ट ने अपनी परिभाषा दी, रिचर्ड मॉर्फी करके एक जियोलॉजिस्ट है जो 100 मीटर की ऊंचाई के पर्वत को पर्वत मानते हैं और 2 पर्वतों के बीच का जो एक उसका जो कंटिन्यू को एग्जिस्टेंस होता है वो पर्वत श्रृंखला है। तो 100 मीटर का अर्थ कुछ लोगों ने मीडिया में चैनल, रील और यूट्यूब के माध्यम से एक भ्रम फैला दिया कि केवल 100 मीटर ऊंचाई है वो तो पर्वत होगा, बाकी पर्वत नहीं होगा। 100 मीटर का अर्थ है कि पर्वत के शिखर से लेकर न्यूनतम 100 मीटर होना चाहिए, पर्वत के शिखर से लेकर और धरातल तक। तो धरातल कहाँ माना जाएगा? तो उस जिले का जो पूरा धरातल होगा उसकी न्यूनतम हाइट उस धरातल को मानी जाएगी। तो पर्वत जो है, जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है, उसके नीचे एक भू आकृति बनी हुई होती है। उस भू आकृति में जमीन का जितना भी भाग आएगा, छोटी पहाड़ियां वगैरह, वो सब पार्ट ऑफ उस पर्वत की मानी जाएगी। और ऐसी अगर 2 श्रृंखलाएं खड़ी है, उसके जो बीच के आधा किलोमीटर का क्षेत्र है वो भी अरावली रेंज के अंतर्गत ही आएगी। तो भविष्य में उन्होंने कहा कि अब जो भी फ्यूचर माइनिंग प्लान हो, इसके लिए एक साइंटिफिक प्लान बने और भारत सरकार का जो वन संस्थान है ICFRE, उसकी परमिशन हो, उसके बाद ही होगी। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक जनहित याचिका में किया गया निर्णय है जिसमें साइंटिस्ट की राय पे किया गया है। हमारा ये मानना है कि इस डेफिनेशन के बाद 90% एरिया तो ऑटोमेटिकली माइनिंग एक्टिविटी से बाहर हो जाएगा। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अरावली के क्षेत्र में जो वन क्षेत्र है, रिजर्व फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है, ये सब भी पूरी तरीके से बैन रहेगा, चाहे वो समतल हो चाहे वो पहाड़ी हो। इसके अलावा जो रामसर साइट्स हैं, जैसे उदयपुर तो पूरा रामसर साइट्स ही है,
और अलवर में सिलीसेट रामसर साइट है, इधर गुड़गांव में हमारा जो सुल्तानपुर लेके रामसर साइट है उसका भी 500 मीटर तक का एरिया संरक्षित रहेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है ये अरावली के पूरे क्षेत्र के संरक्षण को लेकर दिया गया निर्णय है। दरअसल जो बातें हो रही हैं कि सेव द अरावली एक अभियान चलाया जा रहा है, अभी मैं देख रहा था कि एक आदिवासी महिला है वो कह रही है कि 90% अरावली, वो 100 मीटर का जो आपने बताया वो तो उसके दायरे में आ जाएगा, फिर तो हम कहां जाएंगे। तो ये सारी चीजें कहां से आई? ऐसा है क्या कि कोई कम्युनिकेशन गैप रहा? ऐसा है कि इसमें कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, है, राजनीति से प्रेरित है। ये राजनीति से प्रेरित पूरी तरीके से है। मैंने आपको पहले कहा है कि 58% जो एग्रीकल्चर एरिया है वो एग्रीकल्चर एरिया पूरी तरीके से रहेगा, और जो अरावली का जो टॉप हिल है उसमें खनन नहीं हो सकेगी। बाकी तो क्योंकि उसमें तो शहर भी बसे हुए हैं, लोग भी बसे हुए हैं, तो उसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है। ये माइनिंग एक्टिविटी को रोकने के लिए और इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए निर्णय केवल लिमिटेड टू दैट है। तो ये परिभाषा जो बदलने की बात सामने आ रही है, परिभाषा बनी पहली बार है, बदली नहीं। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2006 के समय से जब राजस्थान में भी यही परिभाषा ऐसा है कि 4 राज्यों में अलग अलग तरह से डेफिनेशन थी। अरावली में जब आप खनन गतिविधि को देते थे तो हर राज्य में अपने तरीके से परिभाषित करके दिया जाता था। सर्वोच्च न्यायालय का यह मानना था कि चूंकि मामले में एकरूपता रहनी चाहिए, चारों राज्यों में निर्णय में एकरूपता रहनी चाहिए और अवैध खनन रुकना चाहिए, इसलिए खनन गतिविधि को समय देते समय एक कोई निश्चित परिभाषा चारों राज्यों की मिलाकर के एक होनी चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा दी है, पहली बार परिभाषा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई। जी, फिर ये जो बार बार जो सामने बातें आ रही हैं, जैसे कुछ जो तमाम इसमें एनजीओज और बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, तो वो लोग तो इसको ये कह रहे हैं कि यहां तक कि उसमें कहना चाहिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भी वो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। कुछ लोग झूठ और भ्रम फैलाना चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि अरावली का इकोलॉजी सिस्टम रहे। हमने ग्रीन अरावली वॉल, ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट के विषय को शुरू किया है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 2 बार दिल्ली के रिज में अरावली में वृक्षारोपण लगातार पिछले 2 एनवायरमेंट डे में किया है। पिछले दिनों अरावली क्षेत्र की इकोलॉजी रेस्टोरेशन के लिए हमारे द्वारा लगातार वर्कशॉप की गई है। बल्कि इस निर्णय में भी उन्होंने जो ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट है, ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट में उसी को ग्रीनिंग करने का जोर दिया जाएगा जो अरावली का डिग्रेडेड फॉरेस्ट हो गया है और अवैध माइनिंग की गतिविधियों के कारण प्रभावित हुआ है। तो कितनी माइनिंग हो सकेगी? क्योंकि देखिए माइनिंग का असर एक तो कितना है जी। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई 2% से ज्यादा हिस्सा भी फ्यूचर में आएगा, और अभी तो जो स्थिति है वो 0.19% ही है। ये विषय अवैध माइनिंग, इलीगल माइनिंग, उसको रोकने का है, क्योंकि इसको अदर वे राउंड रखा गया। दरअसल ये कहा गया कि ये जो माइनिंग है ये पूरी तरह से अलाउ हो जाएगी और यहां तक कि बड़े बड़े बिलियनियर्स आएंगे, इसमें कॉलोनीज बनाई जाएंगी और गोल्फ कोर्स बनेगा। कोई बिलियनियर नहीं आएगा। ना एनवायरमेंट ईसी में परिवर्तन हुआ है, ना एफसी में परिवर्तन हुआ है, न वाइल्ड लाइफ एक्ट में परिवर्तन हुआ है, न प्रोटेक्ट एरिया में परिवर्तित हुआ है, किसी भी चीज में परिवर्तित नहीं हुआ है। केवल एक 100 मीटर की डेफिनेशन होने से जो इलीगल माइनिंग होती थी उसको सरकार रेस्ट्रेन कर सकेगी, ऐसा कोर्ट का निर्देश। तो इसको कैसे समझे सर? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये दरअसल माइनिंग को बढ़ावा दे रहा है। आप कह रहे हैं कि इलीगल माइनिंग पर बल्कि उल्टा रोक है। ये मैं अब भी कह रहा हूं, ये इलीगल माइनिंग पे रोक है, सस्टेनेबल। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि फ्यूचर में जब तक साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान नहीं बनेगा, जब तक आईसीएफआरई की परमिशन नहीं होगी इस क्षेत्र में, चिन्हित क्षेत्रों में, और उसमें भी बाकी सारी गतिविधियां हैं, माइनिंग के लिए जब तक सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्लान नहीं बनेगा, आईसीएफआरई की परमिशन नहीं मिलेगी, तब आगे भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक तरीके से उन्होंने और रिस्ट्रेन किया है, इलीगल माइनिंग के प्रति स्ट्रिक्टर नजरिया दिया है। जी, एक बात इसमें आई है, निर्णय में कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि जब तक इसकी साइंटिफिक मैपिंग नहीं हो जाएगी, जब तक रिहैबिलिटेशन के प्लान्स नहीं बन जाएंगे, तब तक नए पट्टे खनन के नहीं दिए जा सकेंगे। तो इस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया गया कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट बहुत सशंकित था कि कहीं सरकार की मंशा इस पर ये तो नहीं है। ये तो ऑलरेडी बैन है जी। सुप्रीम कोर्ट में जो 2006 से पहले पट्टे दिए गए हैं उसी में ही माइनिंग चल रही है। और दूसरा, अरावली का एक क्षेत्र है जहां पर कुछ स्ट्रेटेजिक मिनरल भी मिल सकते हैं,
और स्ट्रेटेजिक मिनरल देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के विषय हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रेस्ट्रिक्टेड दायरे में अरावली की भू आकृति को मेंटेन करते हुए कहा है ये बिल्कुल झूठ है कि इसमें कोई छोटी पहाड़ियां उठ जाएंगी। दोनों तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है हमारे गांव उजड़ जाएंगे, दोनों ही बातें गलत हैं। अरावली एज इट इज रहेगा, लेकिन अरावली की जो प्राचीन पर्वत श्रृंखला है उसकी एक समान डेफिनेशन 4 राज्यों में आने से दी जाएगी। और ये डेफिनेशन कोई हमने नहीं दी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो एक साइंटिस्ट की कमेटी है उसके आधार पे डेफिनेशन सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित करी है। और मैं अब भी कह रहा हूं कि भैया झूठ मत फैलाओ, झूठ बोलने का कोई उपयोग नहीं है। और मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में, जिनको अगर इस डेफिनेशन से आपत्ति है तो वहां पर जाकर के इस विषय को रख सकते हैं, लेकिन जनता को झूठ ना फैलाए। और मैं लोगों को आश्वस्त भी करना चाहता हूं इसमें किसी भी प्रकार के कोई नियम में परिवर्तन नहीं है। इलीगल माइनिंग के खिलाफ स्ट्रिक्ट मेजरमेंट बनेंगे और फ्यूचर में भी एक साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान ही बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। जी, फिर मतलब जिसको आपने जिस तरह से इसकी तस्वीर रखी और जैसे रखा जा रहा है, जैसे बताया जा रहा है, ये बिल्कुल उससे उलट है। क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते और झूठ के पैर जल्दी उखड़ जाएंगे। नहीं, वो बात तो ठीक है सर, लेकिन सच ये है कि ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि कौन लोग हैं इसके पीछे। क्योंकि आप देखिए निर्णय आए हुए लगभग 1 महीने से। कुछ लोग राजनीति से प्रेरित हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि उनके देश में सारे झूठ फेल हुए हैं। ये भी उनकी कड़ी में एक तोहफा हो जाएगा कि उनका ये झूठ भी फेल हो गया। तो अब अगर इसका नेक्स्ट पार्ट, एक स्टेप फर्दर की बात करें, तो अरावली के संरक्षण के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? अरावली के संरक्षण के लिए हम लोग एक ग्रीन वॉल का प्रोग्राम कर रहे हैं। हम लोग लगातार हर जिले में अरावली में जो वहाँ की नेटिव स्पीशीज हैं, नेटिव जो हर्ब्स हैं, नेटिव जो वनस्पति हैं, देखिए फॉरेस्ट जो है, हमारा मानना है कि फॉरेस्ट केवल पेड़ लगाना नहीं है। अगर आप खाली पेड़ लगाएंगे तो वो हॉर्टिकल्चर है जी। अगर आप फॉरेस्ट कहेंगे तो वो इकोलॉजी की मेंटेनेंस है। तो अरावली में जो हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया हैं उनके ESZ बन जाएं, उनके ESZ पूरे व्यवस्थित हो जाएं। जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट इवन अरावली का क्षेत्र है वहां पर हमने ग्रीन क्लाइमेट प्रोग्राम को शुरू किया है, ग्रीन क्लाइमेट क्रेडिट प्रोग्राम को शुरू किया है। और अभी सबसे बड़ा उदाहरण तो गुड़गांव में ही हमने लगभग 750 एकड़ जमीन पे हमने कहा है कि ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है इसमें कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति अगर इसके डिग्रेडेड क्षेत्र को अगर ग्रीन करता है और 3 साल बाद अगर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा उसकी कैनोपी 40% है तो उसे ग्रीन क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे, जो ग्रीन क्रेडिट फ्यूचर में वो एक्सचेंज भी कर पाएंगे। तो एक तरीके से हम पब्लिक इन्वॉल्वमेंट को इसमें बढ़ाना चाहते हैं, ग्रीन एरिया, ग्रीन स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं, अरावली की इकोलॉजी को बढ़ाना चाहते हैं, अरावली की बायोडायवर्सिटी को बढ़ाना चाहते हैं। और इस पुरानी पर्वत श्रृंखला में जो रह रहे हमारे ग्रामीण, कृषि, ट्राइबल बंधु हैं, उनके जनजीवन में अरावली एक संरक्षण का कार्य करे, उनके जीवन में अरावली की जिस धरा के साथ वो जुड़े हैं उसके संरक्षण का कार्य करे और उनका व्यवसाय वगैरह भी चलता रहे। इसको पूरे को लेकर के इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करके हम चलना चाहते हैं। जो बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने देखी, इवन टीवी चैनल्स पे या यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारा देखा, जिसमें आदिवासी भी बहुत सारे लोग एजिटेटेड थे। आपको लगता है कि कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस, जैसे आपने कांग्रेस का नाम लिया, कि वो भी लोगों को लेकर के सामने आ रहे हैं, भड़का रहे हैं या गलत मैसेजिंग लगातार गलत मैसेजिंग कर रहे हैं और झूठ कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि कहीं कुछ नहीं बदला है। केवल इलीगल माइनिंग के लिए एक डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो ये जो पिटीशन जो थी इसका भी उद्देश्य अरावली में अवैध खनन को रोकने के लिए थी। हम अरावली में पूरी तरीके से अवैध खनन रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक टर्म साइंटिफिक मैपिंग है कि साइंटिफिक मैपिंग अरावली की कराई जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है और आप लोग, जैसा कि आपने बताया, क्या इससे पहले इन चीजों पर को नजरअंदाज किया गया था? नहीं, साइंटिफिक मैपिंग है, इसीलिए उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया जो भारत सरकार का है उनको भी इसका पार्ट बनाया और साइंटिफिक मैपिंग के आधार पर अरावली की पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में उसके नीचे जो पत्थर है वो किस पाषाण युग के, आजकल तो इसकी स्टडी है, इसके लिए उन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी बनाया है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार के अधिकृत संस्थान है जो साइंटिफिक कार्य कर रहे हैं। जो भी जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है उन्होंने उनको प्रदान की जी। एक इशू और भी आया कि 4 स्टेट्स में अरावली फैली हुई है और जो
पिक्चर प्रेजेंट की गई कि अरावली अब जिस तरह से इसका खनन होगा उसके बाद वो ऐसा प्रेजेंट किया गया जैसे पर्वत श्रृंखला ही खत्म हो जाएगी और अब रेगिस्तान बन जाएगा दिल्ली तक। बिल्कुल नहीं, दिल्ली में तो माइनिंग अलाउ नहीं है, फरीदाबाद गुड़गांव में अलाउ नहीं है। मुझे लगता है नूह में भी बहुत थोड़ी सी होगी, रेवाड़ी में भी कोई 0.1% है। तो हरियाणा का तो महेंद्रगढ़ जिला आता है। फिर इधर से आप आगे जाओगे तो पूरा जो अलवर जिला है ये तो पूरा रिजर्व है, लगभग 850 किलोमीटर जो है वो रिजर्व है। फिर उधर आगे जमुआ रामगढ़ जयपुर में आ जाता है, पूरा रिजर्व एरिया है। इधर सवाई माधोपुर का पूरा रिजर्व एरिया। तो अरावली तो जो है उसमें जो लगभग 20% तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट तो चाहे जमीन हो चाहे कुछ हो, उसको आप चिन्हित ही नहीं कर सकते हो। और जो 58% खेती की जमीन है वो तो लोगों की अपनी इंडिविजुअल जमीन है, वहां पे लोग काम कर ही रहे हैं। तो इसमें किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। केवल संकट जो है वो अवैध खनन माफियाओं को है। अब कांग्रेस अवैध खनन माफियाओं के नाम पे कोई आंदोलन चला रही है तो कांग्रेस अपनी रणनीति को ज्यादा समझती होगी। क्या इस तरह की भी बात है कि कुछ लोगों को प्रेशर देने के लिए या अनड्यू एडवांटेज? अवैध खनन माफियाओं के अलावा किसी को अनड्यू दिया ही नहीं जा सकता। जब साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान होगा और उसको आईसीएफआर की स्वीकृति होगी, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के फॉरेस्ट क्लियरेंस के, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के एरिया होंगे और प्रोटेक्टेड एरिया को आप कर नहीं सकते हो। कल मैं देख रहा था वो कह रहे थे सारी झीलें समाप्त हो जाएगी अखिलेश जी, जबकि इसमें तो जजमेंट में है कि झीलों के 500 मीटर के दायरे पे भी प्रोटेक्शन रहेगा। ये केवल इलीगल माइनिंग के प्रोटेक्शन के लिए किया गया विषय है, वही लोगों को दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा ये चीज कहां तक? जैसे सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, चारों राज्यों का विषय है और जजमेंट में आज भी ये विषय सर्वोच्च न्यायालय में ही अभी पेंडिंग पड़ा है। उन्होंने इसके रिव्यू को भी ओपन किया है और हम न्यायालय को पूरी तरीके से जो है साइंटिफिक जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। और हम जहां तक हमारी बात है, हम पूरी तरीके से अरावली के प्रोटेक्शन और ग्रीनिंग के कार्य में पिछले लंबे समय से लगे हुए हैं और हम ग्रीन अरावली वाल बने, अरावली की इकोलॉजी बने, अरावली में लोकल लोगों के जीवन, जनजीवन, वनस्पति, पर्यावरण, उसकी सुरक्षा, उसके लिए हम काम कर ही रहे हैं। जी मैं चाहूंगा कि 2014 से पहले की स्थिति, अगर हम अरावली के विशेष संदर्भ में बात करें, उसके प्रोटेक्शन की बात करें, क्या थी? एक बात। दूसरा सवाल सर इसी में कि अवैध खनन को लेकर के लगातार बात हो रही है कि अवैध खनन को रोकना आपके लिए एक पिटीशन ही तब फाइल हुई थी जब सर्वोच्च न्यायालय में कि कांग्रेस के समय में अवैध खनन हो रही थी। लंबी पिटीशन है और इसीलिए फिर बाद में कांग्रेस के समय में 2002 में अशोक गहलोत जी के समय में इसी रिचर्ड मॉर्फी की रिपोर्ट को आधार बनाया गया। उन्होंने 700 से ज्यादा पट्टे दिए। कल राजस्थान में राजेंद्र राठौड़ जी ने बताया है। आज वो अगर चिल्ला रहे हैं तो केवल अपने राजनीतिक कारणों से विषय कर रहे हैं, बाकी और कोई विषय नहीं। क्योंकि वो भी अशोक गहलोत साहब ने भी हैशटैग सबसे ये सब निर्णय जो है हमारा किसी के बारे में निर्णय नहीं है, हमारा है जो साइंस बेस्ड सॉल्यूशन है और लोगों के जनजीवन को सुरक्षित रखना। ये दोनों विषय को लेकर के हम चल रहे हैं और न्यायालय का निर्णय है और न्यायालय के जो निर्णय है उसमें केवल जो इलीगल माइनिंग को जो स्टॉप करने के डायरेक्शंस है और साइंटिफिक प्लानिंग की बात है, उसका हम स्वागत भी करते हैं। जी अब बात सर इलीगल माइनिंग को रोकने की आप लोगों के प्रयासों की पिछले कुछ वर्षों में कैसे किए हैं और कितना अंतर आया आपको लगता है? राज्यों में स्ट्रिक्ट फोर्सेस बनाई गई हैं और स्ट्रिक्ट फोर्सेस के द्वारा पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किए गए हैं। सबसे ज्यादा जो यहाँ के रिजर्व फॉरेस्ट है उनके ESZ का जो क्षेत्र है उसकी पहचान की गई है और जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी है कि ESZ के भी 1 किलोमीटर तक माइनिंग नहीं होगी, उस कार्य को हम पूरी तरीके से राज्य सरकारें उसको नियम के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकारों की आपने बात की तो फिर ये बात आता है कि राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन, उनके DFOs, उनके पूरा एक सिस्टम है, कैसे होता है? ग्रीन वॉल बनाने के लिए जो पॉजिटिव काम है उसके लिए तो मैंने खुद ने सारे अरावली के DFO की एक वर्कशॉप इसी वर्ष उदयपुर में बुलाई थी। 2 दिन के प्रोग्राम के बाद एक पूरा अरावली वर्क एक्शन प्रोग्राम बना है। अरावली वर्क एक्शन प्रोग्राम में इस साल हमने लगभग हजारों हेक्टर जमीन के ग्रीनिंग का हमने एक टारगेट दिया था और ग्रीनिंग एक्ट पे सभी DFO ने काम किया और अब सब PCSF की मीटिंग बुला करके उस ग्रीनिंग प्रोग्राम पे कितना काम हुआ है उसकी हम वार्षिक समीक्षा करेंगे। तो ये कहना सही होगा कि ये जो फैसला आया है ये दरअसल अवैध खनन रोकने के लिए ज्यादा है, उसको संरक्षित करने के लिए है? अवैध खनन रोकना और अरावली का संरक्षण करना, अरावली की इकोलॉजी को मेंटेन करना, अरावली में लोगों के जनजीवन को सुरक्षित करना और राज्यों में अरावली के अवैध खनन को लेकर के समरूपता लाने का विषय है। तो क्या क्योंकि पहले ऐसा होता था कि एक पहाड़ी होती थी और उस पहाड़ी को अरावली है या नहीं है चारों तरफ से काट दिया जाता था, नीचे से पहाड़ी काट दी जाती थी, उसको संरक्षण करने के लिए।
तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने एक बार फिर एक ऐसा मुद्दा लिया है जिस पर जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, भड़काने के लिए, क्योंकि अभी आप देखिए वोट चोरी से लेकर के और कौन कौन सारे मुद्दे आ रहे हैं। देखिए वो लोग हैबिचुअल ऑफेंडर हो गए हैं जी, तो उन्होंने उसी तरीके से काम किया। लेकिन ये तो कोई भी आदमी पढ़ ले और कांग्रेस के आदमी भी पढ़ ले और बताएं निर्णय में क्या गलत है। जी, तो सर फिर एक बात आ रही है कि ये आरोप क्यों लगे सरकार के ऊपर? ये कांग्रेस का झूठ है। बाकी परिभाषा पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने ही तय करी है और उन्होंने अपनी जो कमेटी बनाई है उसने ये तय करी है। मैं आपको पुनः ये कहना चाहता हूं कि ये उस निर्णय के में ये परिभाषा निकल करके आई है जिसमें उन्होंने एक साइंटिफिक तरीके से इलीगल माइनिंग रोकी जाए, उसके लिए उन्होंने कार्य किया है। जी, कांग्रेस की तरफ से आरोप है, मैं उनकी भी कहूं कि ये बार बार इस बात को उठा रहे हैं, करें ये सारा जो किया गया है या परिभाषा जिसको वो कह रहे हैं कि बदलने के लिए, अब आपने उसको क्लियर किया कि दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ये कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी को कोई फायदा नहीं। सरकार तो नियम कानून से चलती है। मैं कह रहा हूं सारे नियम वही हैं, कोई नियम स्थगित नहीं हुआ है, किसी नियम में कोई परिवर्तन और शिथिलता नहीं है। हम प्रोटेक्टेड एरिया को पूरी तरीके से फॉरेस्ट करने के लिए, फॉरेस्ट के डिग्रेडेशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और मैं तो कह रहा हूं कि विषय अभी भी न्यायालय में ही लंबित है। अगर कांग्रेस को दिक्कत है तो वहां अपना विषय रख दें। तो आप क्या अब पूरी तरह से देश की जनता को, आदिवासी समूह को, अरावली के आसपास, क्योंकि अरावली एक जीवन रेखा है सर, आप जी, मैं ये कह रहा हूं ये पुरानी सभ्यता संस्कृति का विषय है और ये हम खुद अरावली की गोद में पले बड़े हैं, हम वहीं रहे हैं, हमारा क्षेत्र भी वही है, हमारी पढ़ाई भी वहीं हुई है। ये जो धरती की सबसे उत्कृष्ट धरोहर है, इसके संरक्षण के लिए हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन अरावली केवल पर्वत श्रृंखला नहीं है, अरावली में जीवन है, अरावली में शहर है, अरावली में उद्योग है, अरावली में झीलें हैं, अरावली में प्रोटेक्टेड एरिया है, अरावली में धार्मिक स्थान है, अरावली में लोगों का जनजीवन और संस्कृति है। उन सबका संरक्षण किया जाएगा, पर इलीगल माइनिंग को बर्दाश्त नहीं। तो किसी को डरने की जरूरत नहीं? किसी को डरने की जरूरत नहीं, यानी कि जो पहले स्थिति थी उससे अब बेहतर ही होगी, संरक्षण और किया जाएगा इस फैसले के बाद। किसी को डरने की जरूरत नहीं है और किसी को कांग्रेस के झूठ फरेब में आने की भी जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भूपेंद्र यादव, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो फैसला आया है इससे डरने की जरूरत नहीं है। अरावली को और संरक्षित किया जाएगा, अवैध खनन पर लगाम लगाई जाएगी, पहले से ज्यादा जो कार्रवाई है उसको और सख्त किया जाएगा। और ये राजनीतिक स्कोर सेटल करने के लिए कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पर भ्रम फैला गया था। आम लोगों को इस भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को और भूपेंद्र जी आपको भी एक बार बहुत शुक्रिया। थैंक यू।